भारत में सभी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। लोगों को कोरोना वैक्सीन कब से लगनी शुरू होगी, कोरोना वैक्सीन लगने की तैयारी कितनी हो गई है, हर किसी के जहन में यही तमाम सवाल है। लेकिन इस बीच वैक्सीन से पहले कोरोना का एक नया वायरस और सामने आ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के नए वायरस पर भी ये वैक्सीन कारगर साबित होगी? वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं क्या कोई? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर वीके पॉल, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि लंदन और यूके में कोविड का जो नया स्ट्रेन सामने आया है, क्या उसका असर भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है? वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी? जो नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का डिटेक्ट हुआ है यूके में और किसी हद तक 2-3 और कंट्रीज में भी ऐसे पकड़ा गया है, देखा गया है, वो एक म्यूटेशन हुई है वायरस के बायोलॉजी में, स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वायरस के बिहेवियर में, स्वभाव में बदलाव किसी हद तक देखा गया है। और ये बदलाव लार्जली ये है कि संक्रमण में ताकत उसकी बढ़ी है। एक से दूसरे व्यक्ति तक जाने में जो टेंडेंसी है वो बढ़ी है। जहां तक अभी तक जितना भी नॉलेज अवेलेबल है अब सोर्सेज से, तो ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा या उसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज का बढ़ जाएगा कि कितनी सिवियर हो रही है डिजीज, ऐसा नहीं देखा गया। और इसी प्रकार अभी तक की जो सोच है आज तक, वो यही है कि इनका जो हमारे वैक्सीन बन रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। ये वैक्सीन अभी भी कारगर हैं और इस म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन की कारगरता पे कोई चोट अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है एक नई डेवलपमेंट है। अभी पूरी तरह से सब समझ रहे हैं। हम अपने देश में भी बहुत एक्सटेंसिव तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे नया ज्ञान प्राप्त होता है, सिचुएशन क्लियर होती है, वो साझा की जा सकती है। लेकिन इस स्टेज पे ऐसा नहीं लगता और उम्मीद करें कि ऐसा नहीं होगा और हमारे बन रहे वैक्सीन जो हैं वो इफेक्टिव होंगे। अच्छा, कौन सी वैक्सीन भारत में पहले आएगी? जो भारत में बन रही है कोविशील्ड कोवैक्सीन या फिर फाइजर और मॉडर्ना, कौन सी वैक्सीन पहले आएगी और लगेगी? मैंने जैसे बताया कि 2 वैक्सीन जो हमारे रेगुलेटर देख रहे हैं क्लियर करने के लिए, वो भारतीय वैक्सीन है जी। उनमें से एक वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड है, आपने नाम लिया उसका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। उसका फेज 3 भी अच्छी तरह से हो गया है और डेटा धीरे धीरे मिल रहा है। एक तो वो वैक्सीन है जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा सकते हैं। इसी प्रकार आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा हिंदुस्तान में इजाद किया गया और हिंदुस्तान में ही बनाया गया ये जो वैक्सीन है, ये भी फेज 3 की ट्रायल की सिचुएशन में है। तो उसका डेटा भी उपलब्ध कराया गया है कि देखिए कि क्या हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। तीसरा वैक्सीन जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, वो फाइजर वैक्सीन है। और फाइजर वैक्सीन बाहर के कुछ देशों में प्रचलित भी हो गया है। उन्होंने अभी पूरा डेटा आगे जो बढ़ने के लिए जो उनको निमंत्रण दिया गया, उन्होंने अभी कहा है कि हम कुछ दिनों के बाद आपके पास अपना डेटा लेके आएंगे। तो उम्मीद यही है कि जो 2 वैक्सीन मैंने पहले कहे हैं उनको ही आगे मिलती है ऑथराइजेशन और यही हमारे जो अर्ली रोल आउट है उसके ये मेन पिलर्स हमारे बनेंगे जी। अच्छा, जैसे हम अलग अलग कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे हैं जो सामने आई है या आने वाली है, उनमें क्या फर्क है? अगर अंतर के लिहाज से समझे तो कैसे अंतर देखते हैं आप? देखिए, इस बारी जो वैक्सीन तेज गति से बनाए जा रहे हैं इस वायरस के अगेंस्ट, ये उस सिचुएशन में बन रहे हैं जबकि हमारे पास विज्ञान की तरफ से बहुत तरक्की हो चुकी है। हमारे पहले वैक्सीन
चेचक का वैक्सीन होता था, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता था। कॉलरा का वैक्सीन है, हैजे का वैक्सीन होता था, किल्ड बैक्टीरिया होता था। फिर थोड़े सोफिस्टिकेटेड वैक्सीन भी और बनने शुरू हुए। लेकिन अभी जो वैक्सीन को बनाने के तरीके और वायरस के कौन से हिस्से को लेके उसको इस्तेमाल करना मनुष्य में प्रतिरक्षण के लिए, इसकी बहुत सारी चॉइसेस होंगी। फॉर एग्जांपल कि जो आईसीएमआर बायोटेक का जो वैक्सीन है वो हमारा इनएक्टिवेटेड वायरस है। वायरस लिया, उसको इनएक्टिवेट किया और उसको इस्तेमाल करेंगे कि इंजेक्ट किया जाए तो वो इम्यूनिटी पैदा करे, प्रतिरक्षण पैदा करे। एक प्लेटफॉर्म ये हो गया। फाइजर की बात सुनते हैं तो वो एक ऐसा वैक्सीन है जो कि वायरस के आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है, स्ट्रैंड होता है, धागा होता है, वो उस पद्धति को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोटीन वायरस के मुख पे लगा होता है, चेहरे पे सामने जो लगा होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए प्रतिरक्षण करता है। तो ये आरएनए बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया। इसी प्रकार से जो ऊपर सरफेस के ऊपर प्रोटीन है, कुछ उसी को लेके ही आगे चल पड़ते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन आ रहे हैं हमारे पास, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अलग हो के डेवलप किए जा रहे हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि परफेक्ट वैक्सीन की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें यही देखना है कि कोई वैक्सीन किसी चीज में स्ट्रांग होगा, कोई किसी में स्ट्रांग होगा। तो जब चॉइस मिलती है तो ये हमें ज्यादा उम्मीद देता है, ह्यूमैनिटी को, मानवता को ज्यादा उम्मीद देता है। और इसीलिए कई बार ये भी उचित नहीं है कि एक वैक्सीन को आप कितनी तेजी से बना दूसरे के साथ कंपेयर करिए, ये भी उचित नहीं होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल हैं जो तरह तरह से इस चीज को प्रतिरक्षण में संभव हो करते हैं व्यक्ति की ताकत को, और ये अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर पॉल, जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उनमें से कई लोगों को साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं। अगर इन साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो क्या वैक्सीन के जो अब दी जाएंगी उसके साइड इफेक्ट्स होंगे? किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या लोगों को डरना चाहिए इससे? पहले याद रहे कि कोई भी दवाई और कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं होता जिसमें कि जीरो साइड इफेक्ट हो। कुछ ना कोई साइड इफेक्ट होता है। साधारण सी गोली में भी, एक साधारण सी गोली में भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। हम उस साइड इफेक्ट को मान लेते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो बचाव है, जो असर है, हमें तो उसमें इंटरेस्ट है। तो वैक्सीन को जब हम ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट ये है कि हमारे पास ये वायरस नहीं आए, हमारे से दूर रहे और मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। इस कसौटी से हमने देखना है और ये भी देखना है कि इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं हो, दुष्प्रभाव, जो कि सीरियस है, सिग्निफिकेंट है, जो मुझे नुकसान ज्यादा करे और ये फायदा उससे कम हो जाए, उससे छोटा दिखाई दे। तो एक तो पक्की बात है कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा, जैसे कि क्योंकि ना कुछ हम वायरस का हिस्सा जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो मामूली बुखार होना, जहाँ पे टीका लगे वहां दर्द होना या कहीं ईचिंग हो जाना, ऐसे साइड इफेक्ट्स को हम कहेंगे ये माइनर इशू है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और ये भी याद रहे कि जब हम किसी भी वैक्सीन को लाइसेंस करेंगे तो ये मापा जाएगा और तोला जाएगा कि ये जो इफेक्ट हो रहे हैं इस तरह के, वो इतने नहीं हैं कि वैक्सीन को लागू करने के बाद इतनी तकलीफ हो कि वैक्सीन का फायदा ही लोग सोचें कि कम है। तो ये लेके चलिए कि साइड इफेक्ट्स होंगे, थोड़े बहुत होंगे, सब में नहीं होंगे, किसी में ज्यादा होगा थोड़ा सा, किसी में कम होगा, किसी में कोई रेयर साइड इफेक्ट होगा। ओवरऑल ये सेफ होगा, इसलिए इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। ये भी याद है कि जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, सीरियस इफेक्ट होते हैं, उसको भी हम तरीके से ट्रैक करेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI, एक पूरी प्रक्रिया है जो साइंटिफिक प्रक्रिया है। सब देशों में WHO के द्वारा जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं उसके बेस के ऊपर हमारे देश में भी बनाए गए हैं, पुराने वैक्सीन में भी, पिछले वैक्सीन जितने भी लगे, और अब की बारी तो और भी रोबस्टनेस से उसको बनाया गया। उससे एक सिस्टमैटिक तरीके से सरकार इन साइड इफेक्ट्स को, सीरियस साइड इफेक्ट को और माइल्ड साइड इफेक्ट को तरीके से इसको ट्रैक करेगी, खासकर जो सीरियस हो सकते हैं, और उसको रिस्पॉन्ड करेगी। उसको बचाने के लिए भी बताया जाएगा, होगा तो उसके ऊपर जो साइंटिफिक एक्शन होना चाहिए, लर्निंग का भी,
और मिटिगेशन का भी वो किया जाएगा। इसी तरह से ये भी याद रखें कि वैक्सीन या नई दवाई जब आती है, कोई भी नया वैक्सीन या नई दवाई, तो एक पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का भी सिस्टम होता है। हम वॉच करते हैं, जिन्होंने बनाया है उनकी ड्यूटी होती है कि वो वॉच करें कि जिन व्यक्तियों को ये लगा उन्होंने किस तरह का एडवर्स इफेक्ट या कोई दुविधा उनको ऐसी हुई, तो उसको भी सिस्टम से वॉच किया जाता है। तो साइंस की बैंडविड्थ में रह के जब हम इसको रोल आउट करेंगे एज अ नेशन, तो हमें मान के चलना चाहिए कि हम एक सेफ पाथ पे हैं, और इसका जो फायदा है वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा है, और साइड इफेक्ट्स का रिस्क जो है नेग्लिजिबल है, मिनिमम है, और उसको हम एक्सेप्ट करते हुए अपने समाज को इस बीमारी से बचाएंगे। जी, अच्छा, विदेशों की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीन को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इंडोनेशिया इस्लामिक स्कॉलर्स सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर, इसमें पिग फैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, ये लोग जरूर जानना चाहेंगे। डॉक्टर पॉल। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब हम एक वैक्सीन को लेके सामने आएंगे रेगुलेटर के द्वारा पास होने के बाद, तो उस वैक्सीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना, साइंटिफिक सूचना है वो अवेलेबल होगी। ये भी हम नॉर्मली भी करते हैं अपने रेगुलेटर के द्वारा, और जो सूचना देने की जरूरत और भी कोई होगी तो वो सूचना प्रदान की जाएगी। जी, शहर में तो हम कोल्ड चेन बना सकते हैं, लेकिन दूर दराज गांव की अगर बात करें तो वहां किस तरह से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी? कई जगह तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फ्रिज तक की व्यवस्था नहीं है, फिर ऐसे में लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे देश ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाया है इतने सालों से, वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों के ऊपर, और गर्भवती महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ये सिस्टम चला हुआ है। इसमें 65 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज लगती है, 65 करोड़ से भी ज्यादा आदत की तरह हर साल लगती है, और 9 मिलियन से भी ज्यादा जो वैक्सीन के सेशंस लगते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत डीप है, और ये बहुत सारा काम और लगभग ज्यादा काम जो है ये गाँव में ही होता है, गांव के अंदर जाके होता है, हर जगह पे होता है, और शहरों में भी होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, और कोल्ड चेन वहां तक पहुंचती है, वो एक्सपीरियंस हमें आगे लेके जाएगा। सिर्फ यही है कि इस बार जो कोल्ड चेन है, मान लीजिए पहले 10 चीजें चलती थी, अब हो सकता है 60 बॉक्सेस ले जाने पड़ेंगे, तो लेके जाएंगे, इसमें क्या मुश्किल है। दूसरा, हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इतनी डीप है, स्ट्रीमलाइंड है, और जनता के बिल्कुल पास जाके वो कार्यान्वित होती है, और सिस्टमैटिक तरीके से होती है। सबको पता है कि कहाँ जाना है, टाइम पता है, अपनी लिस्ट में नाम लगा हुआ है, आप जाते हो, 15-20 मिनट, आधे घंटे में आप अपनी वोट देके चले जाते हो। तो ये जो SOPs बने हुए हैं, हम उनसे बोरो करके जो इम्यूनाइजेशन के जो कैंपेन्स होंगे, उनके जो बूथ लगेंगे, फैसिलिटी में भी लगेंगे, प्राथमिक सेवा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के केंद्रों में भी लगेंगे, सब सेंटर्स में भी लगेंगे, लेकिन अंदर जाके जनता के पास, स्कूलों में, कम्युनिटी सेंटर में, जनता की भागीदारी के साथ, लोकल लीडरशिप की भागीदारी के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, NCC के बच्चों के साथ, होमगार्ड के साथ इस व्यवस्था को कार्यान्वित किया जाएगा। तो इसमें हमें श्योर होना चाहिए कि ग्रास रूट तक इसको पहुंचाने के लिए हमारे पास सोच, जरिया और रिसोर्सेस और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर पॉल, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, वैक्सीन आने के बाद आम जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी, कब से शुरू होगी? वैक्सीन आने के बाद क्या एक बार हम फिर से संक्रमित हो सकते हैं या किसी और को संक्रमित कर सकते हैं? वैक्सीन जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो बिल्कुल 100% गारंटी नहीं देता जी, ये हमें याद रखना चाहिए। जितना भी आप परसेंटेजेस सुनते हैं, आपने 100% वाला तो नहीं सुना, तो 100% नहीं है। 100% हमारा बचाव कैसे होगा कि जो बाकी के बिहेवियर हैं
जब वो ऐड हो जाएंगे कि मैंने वैक्सीन भी लगाया, मास्क भी लगाया, फिजिकल डिस्टेंस भी रखा और भीड़ में भी नहीं गया, पार्टियां भी अटेंड नहीं करी, तो मैं बहुत हद तक सुरक्षित हो गया। वैक्सीन के बिना जो था उससे दुगना तिगना चौगना प्रोटेक्शन मुझे मिल गई, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये भी याद रहे कि ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ेगा और जो पेंडेमिक है, महामारी है, वो अपने तरीके से भी खत्म होती है, अपना भी उसका एक ट्रेंड होता है। जब ये सारी ही चीजें जुड़ जाएंगी तो एक दिन जरूर आएगा और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगा, जिस दिन ये सब कुछ ठीक होगा और हम इस लड़ाई को जीत चुके होंगे और जिंदगी नॉर्मल होगी और हम अपने देश को आगे बढ़ाने की, देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक मौके की तरफ बढ़ेंगे। और उसमें जैसा कि भारत के हर व्यक्ति ने योगदान दिया है, सोच विचार करके एक इकट्ठा होके इस महामारी की लड़ाई करी है, जिसमें कि हमारे देश में महामारी का प्रकोप कंट्रोल भी रहा, मृत्यु भी कम हुए और ओवरऑल जिंदगी भी काफ़ी हद तक चलती रही, काफ़ी हद तक, जैसे अब आप देख रहे हैं। तो ये उसी की कड़ी में एक हमारा फाइनल वॉर की तरह एक हमारे पास एक हथियार हमारे हाथ में आएगा और ये हमें इस दिशा में सशक्त करता है। जी बिल्कुल। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल को हम सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, वैक्सीन से जुड़े, उसके साइड इफेक्ट से जुड़े और कोविड के नए स्ट्रेन से जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी नहीं पता ये